गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा दोस्तों। और जैसा कि हमने आपकी जो लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हमने स्टडी किया था। और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट यूनिट था वो आपका जो हमने स्टडी किया था। इससे आगे जस्ट हम आगे चलते हैं तो आपका साइकोलॉजी का जो सेकेंड यूनिट है वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है जो आपका है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो है आपका वो आपका सेकेंड यूनिट है जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमारे जो लास्ट वीडियो था उसको इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे एफर्ट्स ऐसे ही आप लोगों के लिए बने रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपके बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर होता क्या है। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, देखो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो है वो है क्या एग्जैक्टली कि हमारा जो बायोलॉजी है वो हमारी बायोलॉजी किस तरह से हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है, या हमारा बिहेवियर जो है उसकी वजह से हमारी बायोलॉजी किस तरह से प्रभावित होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज स्टडी करेंगे। और किस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जो है आपका जेनेटिक्स है, आपका ब्रेन है, आपका मसल है, ग्लैंड्स हैं, जो ये बायोलॉजी के जितने कंपार्टमेंट्स हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये किस तरह से हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालते हैं। हमारा बिहेवियर इन सब चीज़ों से कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका जो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है वो है क्या एग्जैक्टली। तो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं बिटवीन आवर बायोलॉजी एंड आवर बिहेवियर। कि एक ऐसी ब्रांच या ऐसा हमारा स्टडी का पॉइंट जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आवर बिहेवियर एंड आवर बायोलॉजी। कि हमारे बायोलॉजी और हमारे बिहेवियर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, या हमारी मेंटल प्रोसेसेस जो हैं जिनको हम लोग मेंटल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो हमारा मेमोरी हुआ, हमारा थिंकिंग हुआ, हमारा परसेप्शन हुआ, हमारा मोटिवेशन हुआ, ऐसे कई सारे हमारे जो मेंटल इवेंट्स हैं, ये मेंटल इवेंट्स जो है वो किस तरह से हमारे हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ये हम सब आज इसमें स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया कि व्हाट इज़ द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर का मतलब ये है कि कैसे हमारे मोटिवेशन, हमारे जो थिंकिंग, हमारे परसेप्शन, ये सब किस तरह से हमारे बिहेवियर को प्रभावित कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के बायोलॉजी बिहेवियर क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड आवर मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल इवेंट्स। इतना समझने के बाद में यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका माइंड है वो माइंड क्या है। ठीक है, यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि माइंड क्या है। देखो माइंड जो है वो माइंड को हम लोग ये कहते हैं कि यूजुअली हम लोग यूज़ कर देते हैं साहब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है ना। तो हम माइंड काम नहीं कर रहा या मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, माइंड जो है वो माइंड आपका ब्रेन का फंक्शनिंग है। माइंड क्या है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। जबकि ब्रेन तो क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। ब्रेन क्या है, आपका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। हम इसको थोड़ा सा और सही तरीके से समझाएं और इजी फॉर्म में समझाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनाटॉमी है आपकी, अगर हम एनाटॉमी पढ़ें, आपके नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ें, तो जो एनाटॉमी है वो एनाटॉमी तो क्या हो गया, आपकी ब्रेन हो गया। थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझाने के लिए ना, एनाटॉमी जो है, एनाटॉमिकल जो पोर्शन है आपका वो तो क्या हो गया, आपका ब्रेन हो गया। और जो हमारा फिजियोलॉजी है उसकी, जो ब्रेन की फिजियोलॉजी है वो आपके लिए क्या हो गया, माइंड हो गया। मतलब ये हुआ कि जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को, हम किसी चीज़ को थिंकिंग करते हैं या किसी चीज़ की रीजनिंग करते हैं, तो ये थिंकिंग, रीजनिंग और की जो प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन की जो प्रोसेस है, ये क्या है आपका, ये आपका माइंड कहलाता है। तो ये बिल्कुल आपके ब्रेन से अलग हो गया। ब्रेन तो एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर ब्रेन के पार्ट्स आते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ऑल दैट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारे तो क्या है जो आपके हैं वो तो ब्रेन है। ठीक है ना, ब्रेन स्टेम वगैरह वो सारे जो आते हैं वो तो आपका ब्रेन है। बट उसके जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, आपका वो माइंड कहलाता है। ठीक है,
तो हम ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम अब आगे जो है हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेन, माइंड, है ना, माइंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो माइंड के अगर हम टाइप्स की बात करें तो माइंड के 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। माइंड के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर आपका कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस, ये 3 लेवल होते हैं आपके माइंड के। 3 लेवल होते हैं। आप लोग फर्दर क्लासेस में भी देखेंगे, जब आप साइकेट्रिक वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी आपका आएगा ये कि जो माइंड होता है उस माइंड के आपके 3 लेवल्स होते हैं। उन 3 लेवल्स में या आपकी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी भी इन 3 लेवल के आधार पे ही चलती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कॉन्शियस लेवल, सेमी कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल से। जो आपका सबसे पहले अगर बात करें कॉन्शियस लेवल की, तो जो कॉन्शियस लेवल है वो कॉन्शियस लेवल आपका कहलाता है वो लेवल जिसमें हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में हमें पता होता है, वी नो अबाउट दैट, जिसके बारे में हम पता होता है माइंड की वो प्रोसेसेस, वो सिचुएशंस जिसमें हमारे को उस चीज़ के बारे में पता होता है, हम उसके बारे में अवेयर होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? आपका कॉन्शियस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस को हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शियल टाइप है, ठीक है। ये क्या है? पार्शियल टाइप है, जो आपके इन बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सिचुएटेड होता है। तो माइंड का वो पार्ट जो क्या होता है आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का जो पोर्शन होता है, जिसमें यू पार्शियली फॉरगॉटन समथिंग, तो वो वाला जो पोर्शन है, वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है दोस्तों? आपका वो वाला पोर्शन कहलाता है आपका सेमी कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से हमने कहा कि एक तो कॉन्शियसनेस होता है, एक आपका होता है एक तो कॉन्शियसनेस होता है, एक सेमी कॉन्शियसनेस होता है और एक होता है अनकॉन्शियसनेस। वो सारी एक्टिविटीज़ जिनके बारे में पर्सन जो है वो पूरी तरह से फॉरगेट कर चुका होता है, उन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं आपके, उनको हम सबको क्या बोलते हैं? उन सभी को हम लोग बोलेंगे अनकॉन्शियस लेवल। तो इस तरह से हमने माइंड के 3 प्रोसेसेस की, जिसमें हमने कॉन्शियसनेस बोला, सेमी कॉन्शियसनेस बोला और अनकॉन्शियसनेस बोला। सेमी कॉन्शियस सबसे पहले जो आपका कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में हम लोग क्या करते हैं? हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे जो सेंसेशंस होते हैं, या जो हम लोग कॉन्शियसली जो चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, जैसे हम सोच रहे हैं, थॉट का प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर हम कोई फीलिंग हमारे अंदर है, या हमारे अंदर कोई सेंसेशन है कि हम फील करते हैं कि धूप हो रही है, या हम फील करते हैं कि कहीं पे आपकी गर्मी है, ठंडा है, बारिश है, ये सब हम जो सेंसेशन करते हैं किसी चीज़ का, वो सारे आपके कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। सेमी कॉन्शियसनेस के अंदर पार्शियल फॉरगेटिंग आती है और अनकॉन्शियस के अंदर आपके क्या आती है? जिसके अंदर कंप्लीट जो फॉरगेटिंग होती है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है, वो आपका किस में आता है? वो आता है आपके अनकॉन्शियस के अंदर। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि माइंड जो होता है उसमें टाइप्स ऑफ माइंड हमने डिस्कशन किया सबसे पहले। उसके बाद में हम आगे चलें तो हम आगे चल के देखेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हम बीच में एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं दोस्तों कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है। हम स्टडी करेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है आपका। बॉडी माइंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो बॉडी और माइंड का आपस में रिलेशनशिप कि हमारी जो फिजिकल फंक्शनिंग है वो हमारी मेंटल फंक्शनिंग पे, और हमारी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो हमारी फिजिकल फंक्शनिंग पे किस तरह से अफेक्ट करती है, किस तरह से प्रभाव डालती है, इसको जो हम स्टडी करते हैं वो आपका कहलाता है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। हमने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो उसमें भी हमने बताया था, जो इम्पोर्टेंसेस ऑफ साइकोलॉजी बताई थी, उस इम्पोर्टेंसेस ऑफ साइकोलॉजी में हमने डिस्कशन किया था। 5th नंबर का जो टॉपिक था उसमें वो था कि ये क्या करता है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में क्या करती है, उसको समझने में हेल्प करती है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करती है, और उसी को हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे हैं कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो है वो एग्जैक्टली है क्या, बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या है, उसको हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात करें बॉडी माइंड रिलेशनशिप की, तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो होता है उसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एक तो मैं ये कहूँ कि मेरी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो मेंटल फंक्शनिंग मेरी फिजिकल फंक्शनिंग पर प्रभाव डाले, मेरी मेंटल फंक्शनिंग मेरी बॉडी की अदर फंक्शनिंग के ऊपर इफ़ेक्ट डाले। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस क्या है, मेरी बॉडी की सारी फंक्शनिंग मिलके और मेरी मेंटल फंक्शनिंग के ऊपर इफ़ेक्ट डाले। तो ये 2 टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमेटिक और साइको। फर्स्ट वन है आपका साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकी। इस तरह से 2 फंक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला है साइकोसोमेटिक।
सोमेटिक। यहाँ पे देखो मैं वर्ड मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे साइको और जो सोमेटिक है ये भी वही ग्रीक वर्ड से बना हुआ है आपके साइको और सोमेटिक से। साइको का मतलब यहाँ पे वही अपना माइंड है और सोमेटिक का मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है बॉडी है। सोमेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे बॉडी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो माइंड है, हमारी जो साइको जो है वो साइको आपके सोमेटिक पे किस तरह से अफेक्ट डाल रही है, वो आपका क्या कहलाता है, साइकोसोमेटिक कहलाता है। ओके, साइकोसोमेटिक क्या है, जिसमें हमारा साइकिक जो फंक्शन है, मीन्स हमारा जो माइंड है वो माइंड किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये जो प्रोसेस हम समझने की कोशिश करते हैं ये आपका साइकोसोमेटिक कहलाता है। दूसरा आपका आता है सोमेटोसाइकी, जस्ट अपोजिट है। सोमेटोसाइकिक का मतलब ये है कि जो सोमेटो है मीन्स हमारा जो बॉडी है वो बॉडी किस तरह से हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालेगा, वो क्या कहलाता है आपका, बॉडी किस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है आपके, हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे माइंड पे जो इफ़ेक्ट डाल रहा है वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएगा आपका सोमेटोसाइकी। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स देता हूँ कि किस तरह से हमारा साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक जो है वो किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे बॉडी माइंड रिलेशनशिप की बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जैसे मैं बात करूँ कि जैसे आप फर्स्ट वन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको साइकोसोमेटिक का। साइकोसोमेटिक मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है। साइकोसोमेटिक का मतलब माइंड जो है वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो माइंड कैसे डालता है, माइंड मीन्स हमारी मेंटल कोई भी कैपेसिटी ले लीजिए। जैसे मान लो मैं बात करूँ इमोशन की बात करूँ, ठीक है, इमोशन की बात करें तो जैसे मान लो कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है उस इमोशनल कंडीशन में है। अब इमोशन अलग से हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से, पर यहाँ पे मैं बताऊँ इमोशन, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि जैसे फियर है, एंजाइटी है, आपका लव है, अफेक्शंस है। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं इमोशन। हाँ, तो जैसे फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, तो फियर और एंजाइटी जो है इन कंडीशन में क्या हो सकता है, ये आपको क्या कर सकते हैं, ये आपके अंदर इंसोम्निया प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप इंसोम्निया मीन्स आपकी नींद जो है वो नींद हराम कर सकते हैं। अगर किसी को डर हो गया, किसी को कि डर इस चीज़ का कि समवन किल्स मी, सपोज़ कि किसी को डर हो गया कि कोई मेरे को मार देगा, ये डर है उसके अंदर, ठीक है। तो डर जो है किसी चीज़ का, या मान लो किसी और चीज़ का, जैसे मान लो तो फोबिक कंडीशन हो गई, किसी को मारने का जो डर होता है उस फोबिक कंडीशन हो गया, और किसी चीज़ का भी हो सकता है डर, किसी भी चीज़ का हो सकता है कि किसी पर्सन को ऐसे डर है कि मेरे घर के अंदर जो है वो बहुत सारी छिपकलियाँ, मान लो कोई पर्सन है छिपकली लिजार्ड से जो है बहुत ज़्यादा डरता है। अब वो डरता है तो उसको पता चला कि मेरे कमरे में जो है 4-5 लिजार्ड्स जो हैं, जो छिपकलियाँ जो है वो आ गई हैं, तो वो पर्सन पूरी रात भर सो नहीं पाएगा। तो उसके अंदर क्यों नहीं सो पाया वो, क्योंकि उसके अंदर फियर की कंडीशन आ गई। दूसरा एक एग्जांपल मैं और दूँ, सपोज़ आपको पता चले कि आपको जो है वो आपके बगल वाले घर में किसी को कोरोना का कोई पेशेंट आ गया बगल वाले घर में, तो आपको क्या डर हो जाएगा, आपको डर हो जाएगा यार हो सकता है मैं किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाऊँ, मुझे कोरोना नहीं हो जाए, एक डर आ जाएगा आपके अंदर। और उस डर की कंडीशन में आपके अंदर क्या हो जाएगा कि आप इंसोम्निया हो जाएगा आपके अंदर, आप सो नहीं पाएंगे रात भर, आपको ये डर सताता रहेगा मैं बाहर नहीं निकलूँ घर से, या फिर आपके अंदर एंजाइटी आ जाएगी, इरिटेबिलिटी आ जाएगी। तो जो इमोशन है वो इमोशन क्या करते हैं, आपके कहीं ना कहीं पे आपके अंदर आपके अंदर फिजिकल कंडीशन जो है उन फिजिकल कंडीशन को प्रभावित करते हैं। तो आपके माइंड ने क्या किया, माइंड की स्टेट कौन सी होगी, इमोशंस ने क्या किया, किसको अफेक्ट किया, बॉडी को, मतलब आपकी बॉडी फंक्शनिंग, नींद रेगुलर जो आ रही थी वो नींद नहीं आ रही आपको, हेडेक होने लग गया आपको इरिटेबिलिटी होने लगा, आप चिड़चिड़े हो गए। तो ये सारा जो इफेक्ट है एक तो ये है। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे डिप्रेशन है, ठीक है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे डिप्रेशन की, जैसे डिप्रेशन की कंडीशन में आपने देखा होगा कोई पर्सन डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो डिप्रेशन की कंडीशन में उनको मेमोरी जो है वो मेमोरी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। अगर किसी कोई पर्सन डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो तनाव की कंडीशन में क्या होगा, उस पर्सन की जो मेंटल स्टेटस है वो मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाएगा, और उसकी जो मेमोरी है वो मेमोरी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। दूसरा एक ऐसा भी है, कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, आपके अंदर प्रोड्यूस होता है आपके पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो पेप्टिक अल्सर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो था तो डिप्रेशन क्या है, आपका मेंटल कंडीशन है, और फिजिकल कंडीशन क्या प्रोड्यूस कर दी उसने प्रोड्यूस कर दिया आपके पेप्टिक अल्सर या इंसोम्निया, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें कि जैसे डीप थिंकिंग की प्रोसेस है, आप जैसे मान लो बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की कंडीशन में चले गए हैं, तो डीप थिंकिंग की कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो फिजिकल जो स्ट्रेस की कंडीशन में आप आ जाएंगे, फिजिकल स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप बिल्कुल सोच समझ ही नहीं पाएंगे। तो डीप थिंकिंग कंडीशन में आप फिजिकल स्ट्रेस में भी आ सकते हो।
तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़े जो क्या करते हैं, आपके साइकोसोमेटिक इफ़ेक्ट रखते हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी का और माइंड का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो उस रिलेशनशिप में हमने बताया सबसे पहले कि माइंड का इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी पे बताया, इसको हमने बोला साइकोसोमेटिक। अब दूसरा हम जो बताएंगे वो बताएंगे बॉडी का माइंड पे रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेटोसाइकिक, बॉडी का माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। बॉडी जो है वो माइंड पे कैसे इफेक्ट डालती है। जैसे मान लो मैं एक बात करूँ सिंपल सी, कि जैसे ब्लड प्रेशर आपका, तो ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने की कंडीशन में क्या होगा, आपका मेंटल एक्साइटमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। मीन्स अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पर्सन जो है उसकी टेंशन जो है वो टेंशन भी बढ़ती चली जाती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना बॉडी का पार्ट है, फिजिकल है, और अगर आपका उसका टेंशन बढ़ रहा है, उसका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, तो एक्साइटमेंट बढ़ना क्या आपके मेंटल कंडीशन में आता है। इसी तरह से अगर हम बात करूँ कि कोई पर्सन जो है उसकी सर्जरी हुई है, मान लो, या वो पेन की कंडीशन में, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो पेन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है, कंसंट्रेशन पावर सही नहीं हो पाएगा। सपोज मैं बात करूँ कि इसके पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पेट दर्द की वजह से उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद में और एग्जांपल दूँ मैं इसकी, कि जैसे और क्या फिजिकल कंडीशन हो सकती है जो माइंड पे इफेक्ट डालती है। जैसे आपका हो गया कि किसी पर्सन को क्रोनिक इलनेसेस है, मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। मान लो कोई पर्सन है जिसको कैंसर है, तो उस कैंसर की कंडीशन में क्या होगा, वो मेंटल डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा ये सोच रहेगा कि यार मैं इतना ज़्यादा बीमार हूँ, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये भी कुछ ऐसी हैं जो क्या कर सकती हैं, आपके बॉडी है, बॉडी के अंदर हुआ है कैंसर, और उसकी वजह से पर्सन किस में चला गया, डिप्रेशन के अंदर चला गया। उसके अलावा अगर मान लो किसी को एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंट के अंदर मान लो टांग टूट गई, पैर टूट गया, तो है तो फिजिकल, पर उसकी वजह से वो टेंशन में चला जाएगा कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसका एक हाथ कट गया, तो वो पर्सन क्या रहेगा, हमेशा के लिए अपाइज हो गया, तो उसको हमेशा टेंशन सताती रहेगी। है फिजिकल चेंज हुआ है, पर फिजिकल चेंज की वजह से उसको क्या हो गया, उसकी मेंटल टेंशन उसके अंदर अराइज हो गई है। इसी तरह से जो और कई सारी चीज़ें हैं, और कई सारे से फिजिकल फंक्शंस हैं जो हमारे मेंटल स्टेटस को प्रभावित करते हैं, जिसके बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी स्टडी किया, वो आपका स्टडी किया कि सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताया कि आपका किसको हम लोग बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। उसके बाद में हमने माइंड की स्टेट्स पढ़ी। माइंड की स्टेट्स पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा कि कैसे बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश होता है, कैसे बॉडी और माइंड का आपस में रिलेशनशिप है, उसको स्टडी किया। उसके अंदर हमने बताया कि साइकोसोमेटिक होता है और सोमेटोसाइकिक फंक्शन होते हैं। इनके अलग अलग हमने डिफ्रेंशिएशन किए, एग्जांपल्स दिए और उनको हमने स्टडी किया। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, कि जो हमारा जेनेटिक है वो जेनेटिक किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हमारे जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक्स किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, जेनेटिक्स हम जानते हैं क्या होता है। जेनेटिक्स जो है उसमें कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर जैसे एक पर्सन जो होता है, उस पर्सन की लाइफ जो होती है कब से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। एक पर्सन की जो लाइफ होती है वो लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। एक पर्सन के जो स्पर्म और आपके जो ओवम होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन से उसका बिहेवियर जो होता है वो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक क्या है, जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी से चलता है, ठीक है। और हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी ये है कि हमारे जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उन जेनेटिक ट्रेट्स का एक ऑफ स्प्रिंग प्रिपेयर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मीन्स मेरे फादर के जो जेनेटिक्स थे, वो जो जीन थे वो जीन मेरे अंदर है, मेरे जो जीन है वो मेरी ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, मेरी जो संततियाँ होंगी उनके अंदर आएगा। मतलब उनके जैसे ही जो फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी या फिर और जो डिजीज़ हैं वो सारी की सारी सब कुछ जो है वो वैसा का वैसा ही होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। एक सिंपल टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि हेरिडिटी क्या है, कि एक ओवरऑल जो एक पर्सन का जो उसकी जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों से जो वो लेता है वो क्या है, उसका हेरिडिटी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, वो उसका हेरिडिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सम ऑफ बोर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने के टाइम पे वो जो इंडिविजुअल अपने ट्रेट से जो कुछ रिसीव करता है, जो अपनी पूर्वजों से अपनी जो
ऊपर वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों से जो वो रिसीव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं। अब जो हेरिडिटरी है वो हमारा जेनेटिक्स जो है वो स्टार्ट होता है कब से, जब आपके स्पर्म और ओवम जो है, स्पर्म और ओवम जो है वो जो फर्टिलाइज़ होते हैं तो उनके फर्टिलाइज़ होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और वो जाइगोट कैसे एनवायरनमेंट में जो है वो यूट्राइन जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करें सिंपल सा, यहाँ पे हमारे स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज होने से जाइगोट बनता है। वो जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के आधार पे जो आपके जो बनते हैं बच्चे, उन बच्चों के दो टाइप हो सकते हैं। एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विन हो सकता है या फिर डाइजाइगोटिक ट्विन हो सकता है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरह से समानता रखते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं कि हेरिडिटी में किस तरह से हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है। सपोज कोई दो पर्सन है जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है, मैं थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूँ मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है और डाइजाइगोटिक ट्विन क्या होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन वो है जिसके अंदर एक ओवम और एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और वो फिर बाद में जाके दो में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन कहलाते हैं। इसी के अलावा डाइजाइगोटिक ट्विन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डाइजाइगोटिक ट्विन में दो तो स्पर्म होते हैं और दो ही ओवम होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपके डाइजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, जैसे जुड़वा मूवी देखी होगी आपने सलमान खान वाली जो है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं वो, क्योंकि उनमें जो जाइगोट होता है वो जाइगोट एक ही बनता है, वो बाद में जाके डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ज़रूरी नहीं वो सिमिलर ही हो, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी जो उनके जेंडर भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन, मतलब जिसमें दो ओवम, दो सेपरेट ओवम और दो सेपरेट स्पर्म जब प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे आपके डाइजाइगोटिक ट्विन। तो ये डाइजाइगोटिक ट्विन जो हैं ये भी क्या करते हैं, ये जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, हमारे को डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं कि किस तरह से हमारा जो बिहेवियर है वो होता है। जैसे मान लो बिहेवियर की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मान लो मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो उनका बिहेवियर जो है सेम तरह का होगा, और अगर डाइजाइगोटिक हैं तो उनका बिहेवियर जो है एक जैसा नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें जेनेटिक्स की, अगर हम बात करें और आगे, तो जेनेटिक्स जो है उस जेनेटिक्स में हमारी हेरिडिटरी में आपके और चीज़ें जो इंक्लूड करते हैं वो आपका आता है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे जो संतति है उस संतति को अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारी ऑफ स्प्रिंग्स हैं उन ऑफ स्प्रिंग्स के 3 तरह के एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। 3 तरह का जो एनवायरनमेंट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहला आता है आपका इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोग जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट इसी में है आपके, ठीक है, कि जो जेनेटिक एनवायरनमेंट है उस जेनेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो जेनेटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है, आपके इंट्रा सेलुलर हो सकता है, आपका इंट्रा यूटेराइन हो सकता है आपका, उसके अलावा एक होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पैदा होने के बाद में होता है। तो पहले आगे आपका इंट्रा सेलुलर और इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा सेलुलर तो ये है कि जो सेल्स हैं, विच सेल्स, यहाँ पे स्पर्म और जो ओवम है या जो जाइगोट है, ये तीनों यहाँ पे हमारे क्या हैं, सेल्स हैं। तो इन तीनों सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, इन तीनों सेल की जो सेलुलर डिवीजन है, वो भी बहुत कुछ हद तक आपके हमारी बिहेवियर को अफेक्ट करता है। कैसे, अगर मान लो कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है, उस पर्सन की जो जीन है वो जीन प्रॉपर नहीं है, या उसके अंदर मान लो कोई कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है, तो उसका आगे आके उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं होगा, या फिर मान लो उसकी जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से उसका IQ लेवल जो काफ़ी कम हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, उस पर्सन की कहीं ना कहीं पे जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो ये एनवायरनमेंट जो होता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो आया हुआ है आपका इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो बिहेवियर, इसमें जो आपका जेनेटिक और बिहेवियर है, उस जेनेटिक और बिहेवियर के अंदर आपका है सबसे पहले कौन सा वाला एनवायरनमेंट, इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। दूसरा आपका इंट्रा यूटेराइन, और थर्ड वन आपका जो आता है इसके अंदर वो आता है आपके एक्सटर्नल। तो इंट्रा सेलुलर के अंदर हमने बताया कि इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या आता है, जो सेल्स होती हैं उन सेल्स का जो किस तरह की फॉर्मेशन है उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई हमारे जीन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो सब किसके अंदर आएगा, आपके इंट्रा सेलुलर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन। इंट्रा यूटेराइन अगर मान लो, इंट्रा यूटेराइन के अंदर आपके आएगा, मदर जो है उस मदर के
यूट्रस में जब बेबी रहता है, जो बच्चा रहता है, उस टाइम पे उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उस पर भी काफ़ी कुछ जो है बच्चे का डेवलपमेंट और उसका बिहेवियर और उसका जो माइंड सेट है वो काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करता है। सपोज मदर जो है वो माल न्यूरिश्ड है, या मदर जो है उस मदर को कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस बच्चे के बिहेवियर और सबको प्रभावित करेगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम लोग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं। इसमें आता है सबसे पहले आपका फिजिकल, दूसरा आता है इसमें बायोलॉजिकल, और तीसरा इसके अंदर आता है आपके बायोलॉजिकल साइको सोशल। इस तरह से ये 3 चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइको सोशल। फिजिकल के अंदर जो है वो हम सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या, जैसे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, या जो आपके एयर है, या जो पोल्यूशन है, ये सारे के सारे जो हमारे नज़दीक हैं, इनकी वजह से हमारी बायोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो किस एनवायरनमेंट, हम कैसी एयर के अंदर रह रहे हैं, मान लो जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो हाई एल्टीट्यूड है ना, तो हाई एल्टीट्यूड है, तो हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा देखा गया है कि जो उसमें रहने वाले पर्सन्स होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, या फिर उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह की जो है वो कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कंसिडर की जाती हैं। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का फिजिकल फैक्टर है, जिसके अंदर हम सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन नॉन लिविंग थिंग्स को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम उन सब चीज़ों को, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन लिविंग थिंग्स को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो हम कोई पर्सन जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस से तो एक्सपोज नहीं हुआ है, या कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम तो उसके अंदर नहीं है, उन सब चीज़ों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, बायोलॉजिकल के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो आता है वो आता है आपके साइको सोशल। साइको सोशल जो है वो साइको सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर हमारी जो कस्टम्स हैं, हमारे ट्रेंड्स हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, उन सब सोसाइटी के जो कस्टम्स, कल्चर्स और जो ट्रेडिशंस हैं, उन सब का प्रभाव हमारे माइंड पे, हमारे बायोलॉजी पे जो इफ़ेक्ट होता है, उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कई जगह पे कुछ पर्सन होते हैं जो क्या होते हैं, आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, या प्योर वेज की अगर हम बात करें तो जिस प्योर वेज जो पर्सन्स होते हैं, उन प्योर वेज पर्सन्स में हो सकता है कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उनके अंदर कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। या फिर कोई ऐसी कोई पर्सन है जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस नॉन वेजिटेरियन डाइट की वजह से हो सकता है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी जो साइको सोशल जो इफेक्ट है वो भी डालते हैं इसमें। इसी में आपके इकोनॉमिक फैक्टर भी इसी में आता है, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे कस्टम्स को साथ में आप लिव कर रहे हो। मान लो आप कोई जो है पर्सन जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट रह रहा है जहाँ पे अंधविश्वास जो है बहुत ज़्यादा है, तो उन अंधविश्वासों का उसके डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होगा, उसका डेवलपमेंट उसी तरह से होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, जो हम जेनेटिक्स, हमारे जेनेटिक को अफेक्ट करती हैं, हमारे जेनेटिक, और फिर हमारा जेनेटिक हमारे बिहेवियर को, हमारी जेनेटिक्स को प्रभावित करते हैं ये सब चीज़ें। और जेनेटिक जो है वो जेनेटिक फिर हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो ये जेनेटिक और बिहेवियर की हमने बात की। यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट होता है, आपके इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइको सोशल एनवायरनमेंट होता है जो इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ये आपका था जेनेटिक्स और बिहेवियर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट स्टडी की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ब्रेन एंड बिहेवियर। जो नेक्स्ट आपका ये हम पढ़ रहे हैं, आपके जो है बायोलॉजी और बिहेवियर पढ़ रहे हैं। तो ये बायोलॉजी के कंपार्टमेंट चल रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट जेनेटिक्स है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, ये हमने यहाँ पर बीच में जो देखा, बॉडी माइंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि बॉडी और माइंड जो है, उस बॉडी और माइंड में क्या रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उसके बाद में हमने बताया यहाँ पे जेनेटिक्स और बिहेवियर की बात की। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो ब्रेन एंड बिहेवियर। देखो, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन भी हमारे माइंड, मतलब जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो हमारी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर प्रभाव डालेगी।
तो वो कई तरीके से, और वो फिर हमारे फिजियोलॉजी वो जो फिजिकल कंडीशन है वो फिर हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, उस नर्वस सिस्टम में या जो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, उन आपने देखा होगा कि हर एक जो ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं, हम लोग इसको डिटेल से आपको एनाटॉमी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम जिसमें पढ़ेंगे उसमें इसकी पूरी स्ट्रक्चर हम लोग बताएंगे यहाँ पे। तो एक सिंपल से अगर फॉर्म में मैं बताना चाहूँ कि किस तरह से प्रभावित करता है, तो सिर्फ इतना सा बताऊँगा यहाँ पे कि जो बायोलॉजी है वो किस तरह से प्रभावित हो रही है, हमारी जो बिहेवियर है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है हमारी बायोलॉजी से। तो जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, उस ब्रेन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे कुछ, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई है कि किसी पर्सन के न्यूरॉन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, किसी की कोई नर्व है उसमें कोई अल्ट्रेशन है, तो वो पर्सन जो है उसका बिहेवियर अल्टर्ड हो जाएगा। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, किसी पर्सन की ऑप्टिक नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई मान लो डैमेज आ गया है किसी भी वजह से, तो उस ऑप्टिक नर्व के डैमेज की वजह से उस पर्सन की जो सेंसेशन है, जो विजुअल सेंसेशन है, वो विजुअल सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब हम वो जो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वो हमारे उस पर्सन की बिहेवियर को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये इस तरह के जो डेवलपमेंट है, इसमें आपके सारी तंत्रिका वगैरह और सब इनका फंक्शन, आपके ब्रेन के अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स का फंक्शन, ये सब क्या करता है, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जो ब्रेन एंड बिहेवियर के अंदर आता है। उसके बाद में आता है आपके मसल एंड बिहेवियर। मसल एंड बिहेवियर जो है, वो मसल एंड बिहेवियर जो है, उसमें मसल जो है, मसल कोऑर्डिनेशन अगर मान लो हमारा प्रॉपर नहीं है, मसल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो अगर मसल का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम हमारे जो फंक्शंस है वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हम एक्टिविटी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं पे हमारा बिहेवियर जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा। जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में आपको पता है कार्डियक मसल्स होती हैं, सोमेटिक मसल्स होती है, तो वो जो मसल्स हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर वो मसल्स जो है प्रॉपर, जितनी भी मसल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो वो हमारी बिहेवियर को अफेक्ट करती है। और लास्ट वन आपका इसमें आता है ग्लैंड्स एंड बिहेवियर। आपको पता है सभी ग्लैंड्स जो हैं, उन सभी ग्लैंड्स का जो है वो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। सारी ग्लैंड्स जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग सीक्रेशंस करती हैं, और उन सभी जो ग्लैंड्स हैं, उन सभी ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है वो कहीं ना कहीं पे हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, जैसे मान लो किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो गया। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने से उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका बिहेवियर फिर उसके तरीके से ही हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो हमारी ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उसको फाइट फ्लाइट जो है वो कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रेशंस ज़्यादा हो गए, तो वो भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो जितने भी ग्लैंडुलर फंक्शंस हैं, ग्लैंड्स हैं हमारी बायोलॉजी के अंदर जो आप पढ़ते हैं हम लोग, वो ग्लैंड्स, ऑल ओवर ग्लैंड्स, सभी सारी की सारी जितने भी ग्लैंड्स हैं, उनके जो सीक्रेशंस हैं, उनके सीक्रेशंस भी हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं। तो ये कंप्लीट आपका बायोलॉजी और बिहेवियर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया इसके साथ में ही। तो हमने इसमें जो आज स्टडी की है कि सबसे पहले तो हमने बताया कि जो है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या है। तो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, इट इज़ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर एंड आवर मेंटल इवेंट्स और मेंटल प्रोसेसेस के बीच में। उसके बाद हमने बताया कि माइंड क्या होता है। माइंड के हमने 3 स्टेट्स यहाँ पे डिवाइड की। माइंड की स्टेट्स बताने के बाद में हमने बताया बॉडी माइंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उसमें हमने साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया, किस किस तरह से हमने सबका एग्जाम्पल दिया कि कैसे जो है वो साइकेट्रिक माइंड जो है बॉडी को, और बॉडी जो है वो माइंड को किस तरह से अफेक्ट करती है, उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद में हमने जो है वो जेनेटिक्स को और बिहेवियर को थोड़ा सा कोलैबोरेशन करने की कोशिश की कि कैसे जेनेटिक्स जो है वो बिहेवियर को अफेक्ट करता है। उसके अंदर हमने बताया कि आपके जो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो 3 तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, उन तीनों एनवायरनमेंट में किस तरह से वो रहते हैं, वो भी हमारे जेनेटिक्स को प्रभावित करता है। मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विन के बारे में बताया हमने। उसके बाद ब्रेन की जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो है, पॉन्स हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारे किस तरह से जो है वो बिहेवियर के इफेक्ट डालते हैं। अगर मान लो सही तरीके से सिनेप्टिक प्रोसेस नहीं हो रहा, तो सिनेप्सिस सही तरीके से नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से आपको नर्व एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। एग्जांपल मैंने ऑप्टिक नर्व का यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की। मसल और बिहेवियर की अगर हम बात करें, मान लो किसी के अंदर मसल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, मान लो किसी को पोलियो है या तो कुछ भी ऐसी डिजीज़ हो गई है, मान लो जिसकी वजह से उसके मसल्स जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई, तो उन मसल्स के प्रॉपर डेवलप नहीं होने की वजह से क्या होगा, उस पर्सन के अंदर उसका बिहेवियर जो है ऑल्टर कर जाएगा। इसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा ग्लैंड्स और बिहेवियर पढ़ा। ग्लैंड्स के जितने भी ग्लैंड्स आपके सभी का अलग से भी आपको सबके, जैसे मान लो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी ग्लैंड्स का भी हम लोग बताएंगे अलग से। जब आपको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तो उसका जो है इफेक्ट जो है वो बिहेवियर के ऊपर, तो उसको आप अलग से भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बाकी
जो हमारा पहले वाला जो स्टार्टअप तो था वो कंप्लीट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है किस तरह से सारा प्रभावित होता है। तो ये हम आपका बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर जो सेकेंड यूनिट है वो साइकोलॉजी के अंदर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और हमारे जो चैनल है उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।